हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संघ कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में आपने इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों के जो फाइलम हैं क्रम से प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा तक, तो जो भी फाइलम्स होते हैं वो आप इससे पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और उनके बारे में भी आपने जानकारी डिटेल से प्राप्त की है। यहाँ जो हमारी बुक है कॉर्डेटा बुक, इसमें सिर्फ कॉर्डेट प्राणियों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस बुक से रिलेटेड। तो इसमें हम फाइलम कॉर्डेटा के जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसी क्लास में हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि इसे किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। और उसके बाद फिर हम आने वाली नेक्स्ट क्लासों में इसमें आने वाले प्राणी जो होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के जीवन तंत्रों का अध्ययन करेंगे, शरीर के तंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बात करते हैं संघ कॉर्डेटा के लक्षणों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, संघ कॉर्डेटा के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें एक तो होते हैं मूलभूत लक्षण, ठीक है, मूलभूत लक्षण, और बाकी में अन्य, ठीक है। मूलभूत लक्षण क्या है? संघ कॉर्डेटा के प्राणियों में मुख्य रूप से तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। इन तीन मूलभूत लक्षणों में एक लक्षण तो है पृष्ठ सिरे पर नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, डोर्सल नोटोकॉर्ड। दूसरा मूलभूत लक्षण है पृष्ठ सिरे पर ही नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, यानी डोर्सल नर्व कॉर्ड। और तीसरा मूलभूत लक्षण है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यानी ग्रसनीय क्लोम दरारें। तो तीन मूलभूत लक्षण कॉर्डेट प्राणियों में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम लिख लेते हैं। तो हमने बताया, सबसे पहला हमने बताया डोर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बताया? नर्व कॉर्ड, ये भी कैसी है? डोर्सल नर्व कॉर्ड। और तीसरा जो हमने लक्षण बताया है वो हमने बताया है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ओके, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। देखिए, ये जो तीन मूलभूत लक्षण हैं, इनकी बात करें हम, ये तीनों मूलभूत लक्षण, इन्हें मूलभूत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लक्षण संघ कॉर्डेटा के जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों के जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित हो, किसी न किसी अवस्था में। इस शब्द पर ध्यान देना है हमें। किसी न किसी का हमारा मतलब ये है, जैसा कि हमने इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों में भी हमने पढ़ा कि प्राणी जो होते हैं भिन्न भिन्न तरीके के प्राणी अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा है कि कुछ प्राणी जो हैं वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन दर्शाते हैं, और इस अप्रत्यक्ष परिवर्तन में उनमें लार्वा अवस्थाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की और अन्य अवस्थाएं जैसे निम्फ वगैरह हैं, ये भी आती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ प्राणी जो है डायरेक्ट अपने वयस्क के समान, वयस्क की जैसी अवस्था में ही जन्म भी लेते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से जीवों का परिवर्तन होता है। तो प्राणियों के जीवन में जो अवस्थाएं हैं, चाहे वो लार्वल स्टेज हो चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, तो ये जो मूलभूत लक्षण है वो किसी न किसी अवस्था में हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी की लार्वा में हो, ऐसा हो सकता है किसी के एडल्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लार्वा और एडल्ट दोनों में ही ये लक्षण मौजूद हो। और ये भी हो सकता है कि ये लक्षण किसी रूपांतरित रूप से उनमें उपस्थित हो, मतलब रूपांतरित मतलब चेंज होकर उपस्थित हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करें नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ये डोर्सल सरफेस पर यानी हमारे पृष्ठ सिरे पर पाया जाता है, और इससे ही हमारे पृष्ठ सरफेस का निर्धारण होता है कि जहां नोटोकॉर्ड है वह हमारी डोर्सल सरफेस है। और डोर्सल सरफेस के अपोजिट जो हमारी सरफेस है वो कौन सी सरफेस हो गई? वेंट्रल सरफेस हो गई, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस ये है हमारी, और डोर्सल सरफेस पीछे नोटोकॉर्ड वाली। तो डोर्सल होती है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड ये भी डोर्सल सरफेस पर ही पाई जाती है, ठीक है। इसका निर्माण भ्रूण में न्यूरल एक्टोडर्म से होता है, जबकि नोटोकॉर्ड का निर्माण जो है वो एंडोडर्म से होता है। तीसरा ग्रसनीय क्लोम दरारें, ग्रसनीय क्लोम दरारें।
ये ग्रसनीय क्लोम दरारें ग्रसनी वाले हिस्से में पाई जाती हैं। वैसे तो क्लोम जब शब्द आता है तो हमारे दिमाग में जलीय प्राणी आते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि संकोर्डेटा के समस्त प्राणी जलीय स्थलीय प्राणी से हम भी संकोर्डेटा में आते हैं, तो हम स्थलीय प्राणी हैं। तो हमें ग्रसनीय क्लोम दरारों की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता हमें अब नहीं है, लेकिन हमारे भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाओं में ग्रसनीय क्लोम दरारें हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता है ये विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नोटोकॉर्ड के बारे में भी ऐसा ही है। नोटोकॉर्ड भी हमारे अंदर, मानव के अंदर हम बात करें कि हमारे अंदर वर्तमान में नोटोकॉर्ड नहीं है, मैं हूं कि मेरे अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, कि नोटोकॉर्ड वर्तमान में चेंज हो गई है। किस में चेंज हो गई है? यस, वर्टिब्रल कॉलम में, कशेरुक दंड में चेंज हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का यही मतलब है कि ये अवस्थाएं जो हैं, तीनों के तीनों जो मूलभूत लक्षण हैं, ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में हो सकते हैं। लार्वा स्टेज में हो सकते हैं, भ्रूण के विकास की अवस्थाओं में हो सकते हैं, या वयस्क प्राणियों में भी हो सकते हैं। चलिए, इससे पहले एक बात और भी थी जो स्टार्ट करने के वक्त मुझे बतानी थी, वो ये थी कि जो संघ कॉर्डेटा है इसकी स्थापना जो है, संघ कॉर्डेटा की स्थापना बाल्फोर नाम के साइंटिस्ट ने की। बाल्फोर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और इस संघ को जो ये नाम दिया गया है, कॉर्डेटा नाम जो दिया गया है, ये नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण दिया गया है। इसका अगर हम विभाजन करें तो विभाजन करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो शब्द प्राप्त होंगे, कॉर्ड एंड टेटा। कॉर्ड में हो जाएगा नोटोकॉर्ड और टेटा में हो जाएगा बियरिंग। नोटोकॉर्ड बियरिंग, बियरिंग मतलब धारण करने वाले ऐसे प्राणी जो अपने शरीर में नोटोकॉर्ड को धारित करते हैं, उन्हीं प्राणियों के संघ को हम क्या कहते हैं? संघ कॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है, तो नामकरण भी इसी आधार पर हुआ है, बाल्फोर ने इसको किया है। चलिए, ये तो बात हुई मूलभूत लक्षणों के बारे में। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्य और कौन कौन से लक्षण होते हैं जो संगोर्डित प्राणी में पाए जाते हैं। तो देखिए, हमने प्राणियों के लक्षण के बारे में देखा है कि जब हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के लिए भी हम कई आधारों का उपयोग करते हैं। उन आधारों से हमें ज्ञात होता है कि कौन सा प्राणी किस संघ में आएगा। वो प्रोटोजोआ में आएगा, कोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, किस संघ में आएगा। तो ऐसे ही वो जो वर्गीकरण के आधार हैं, उन आधारों की चर्चा हम यहाँ भी करेंगे। तो देखिए, अन्य लक्षण से बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि संघ कॉर्डेटा के जो प्राणी होते हैं, इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, संघ कॉर्डेटा के प्राणी में ये बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है, ये इनवर्टिब्रेट्स के भी जो अंतिम संघ होते हैं उनमें भी होती है, एनिलिडा में भी होती है, आर्थ्रोपोडा में भी होती है, मोलस्का में भी होती है, हमने पढ़ा है। तो जब उनमें आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि संकॉर्डेट के प्राणियों में भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और इसका मतलब भी हम पहले से जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। द्विपार्श्व समिति का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्राणी को एक लंबवत अक्ष से दो बराबर भागों में काटा जा सके, तो ऐसी समिति को हम द्विपार्श्व समिति कहते हैं। तो मानव को लंबवत अक्ष से जब हम काटेंगे तो मानव के दो क्या हो जाएंगे? दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो खंडित होते हैं, मतलब इनका शरीर जो होता है कॉर्डेट प्राणियों का खंडों में डिवाइड होता है। तो खंडों में डिवाइड से क्या मतलब है हमारा कि हमारे शरीर में अलग अलग खंड हैं, सिर अलग है, धड़ अलग है, पैर हमारे अलग हैं, हाथ हमारे अलग हैं। और इनमें भी हम देखें तो इनमें भी विभाजन है। हाथ में भी हम देखें तो हमारे एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं, पैर में भी देखें तो पैर में भी हमारे 30 हड्डियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर जो संकॉर्डेट के जो प्राणी होते हैं, ये प्राणी खंडित होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, संकॉर्डेटा के प्राणी जो हैं ये गुहीय होते हैं और त्रिकोणीय होते हैं। गुहीय और त्रिकोणीय। त्रिकोणीय से मतलब तो ये होता है कि प्राणियों में तीनों भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं। एक्टोडर्मी होती है, मेसोडर्मी होती है और एंडोडर्मी होती है। और तीनों स्तर होने पर प्राणी या तो कूटगुहीय हो सकता है या गुहीय हो सकता है। गुहीय मीन्स यहाँ सिलोमेट हम बोल सकते हैं, सिलोमेट। तो गुहीय से हमारा तात्पर्य ये है कि
कि इनमें मेसोडर्म से घिरी हुई वास्तविक देहगुआ अर्थात सीलोम पाई जाती है। ठीक है, मेसोडर्म से घिरी हुई वास्तविक देहगुआ यानी सीलोम पाई जाती है, अतः ये सीलोमेरिक प्राणी होते हैं। इनमें जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो अधर सतह पर वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, इनका हृदय अधर सतह यानी वेंट्रल सरफेस पर होता है। इनकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। नाड़ी में जो कणिकाएं होती हैं उनमें इनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, देखिए हृदय हमारा अधर सतह, हम जानते हैं ये हमारी वेंट्रल सरफेस, हमने बताया पीछे नोटोकॉर्ड रूपांतरित होकर क्या बना रही है, वर्टिब्रल कॉलम बना रही है। और वेंट्रल सरफेस पर, ये वेंट्रल सरफेस हो गई, इस पर हमारा कहाँ है, हृदय है। हम इसके बारे में भी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में। तो भी हमने जाना था कि हमारा जो हृदय होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर पाया जाता है, तो यहाँ अधर सतह पर होता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती हैं उन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। यदि आप याद करें पुराने क्लास की बातों को, टॉपिक को, तो आप ये पाएंगे कि हमने कुछ इन्वर्टिब्रेट्स संघ के प्राणी में ऐसा देखा था कि वहाँ जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में ना होकर, मतलब रक्त कणिकाओं में ना होकर प्लाज्मा में घुला हुआ रहता था। तो यहाँ प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन नहीं है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जा रहा है, आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी और विशेषताएं हैं, वो इतनी खास इंपॉर्टेंट विशेषताएं नहीं होती, जैसे कि डेवलपमेंट, परिवर्तन जो है यहाँ भी प्रत्यक्ष भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष भी हो सकता है। ये प्राणी अंडज भी हो सकते हैं, अंड जरायुज भी हो सकते हैं और जरायुज भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा असमतापी भी हो सकते हैं, समतापी भी हो सकते हैं, जल में रहने वाले भी हो सकते हैं, थल में रहने वाले भी हो सकते हैं और नभ में रहने वाले। खास बात ये बात हम आपको थोड़ा सा में पढ़ते थे, यहाँ भी ये बात बताएंगे कि ये जल में भी मिल सकते हैं, ओके, और स्थल पर भी मिल सकते हैं और नभजल भी हो सकते हैं, उड़ने वाले भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके हम बात करें, आगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। जल में रहने वाले एग्जाम्पल को आप याद करने की कोशिश कीजिए, यस मछली, और उभयचर प्राणी के एग्जाम्पल को आप याद करने की कोशिश कीजिए, यस मेंढक, और स्थल पर रहने वाले प्राणी को याद करने की कोशिश कीजिए, हम स्वयं स्थल पर रहते ही हैं। और नभचर प्राणी की, उड़ने वाले प्राणी की बात करें तो उड़ने वाले प्राणियों में पक्षी आ जाते हैं। ठीक है, तो जल पर भी रह सकते हैं, थल पर भी रह सकते हैं, कुछ नभ पर भी रह सकते हैं, कुछ जल और थल दोनों में भी रह सकते हैं। तो भिन्न भिन्न तरीके के भिन्न भिन्न आवासों में रहने वाले प्राणी इस संघ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें आप बुक्स के जरिए जो है तैयार कर सकते हैं। मैं जो विशेषताएं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये हमारी बात हो गई आज संघ कॉर्डेटा की स्थापना के बारे में, संघ कॉर्डेटा की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।